हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। और जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमने DET प्लस बी TGT सोशल साइंस की एक सीरीज़ को स्टार्ट करा है। और अभी हम जो 2021 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। मतलब 2021 में जितने भी पेपर हुए थे TGT सोशल साइंस के, मैं वो अभी उन्हें डिस्कस कर रही हूँ। तो अगर आपने मेरी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे पूरे प्लेलिस्ट की मैं लिंक शेयर करती जा रही हूँ, आप उन्हें ज़रूर देख लें अगर आप DET प्लस बी TGT सोशल साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो। क्योंकि आपको पता होगा TGT सोशल या फिर DET प्लस बी के किसी भी एग्ज़ाम में PYQ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चंस कितने रिपीट होते हैं। बाकी अगर आपका कंटेंट, अगर आपको प्रिपेयर करना है तो कंटेंट के लिए आप क्या प्रेफर करें, NCERT की बुक को प्रेफर करें। और अगर एक बार आप NCERT को अच्छे से रीड कर लें, आपका कंटेंट स्ट्रांग हो गया है तो आप जितना हो सके उतने PYQs की वीडियोस देखें, उतने मॉक टेस्ट लगाएं, ताकि क्या हो सके आपका जो ये पेपर है वो उसे आप इजीली क्लियर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक नए क्वेश्चन पेपर को, जो कब कंडक्ट हुआ था 1 अक्टूबर 2021 को। शिफ्ट फर्स्ट है ये, इससे पहले शिफ्ट सेकंड और शिफ्ट थर्ड के पेपर मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। आप सारी वीडियोस को देख लेंगे, ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं, 20 मिनट्स की हार्डली वीडियोस बनाई हुई हैं मैंने। हर एक पेपर में मैं 20 क्वेश्चन, हर एक वीडियो में 20 क्वेश्चन को डिस्कस कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ को। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट एनकरेज्ड बिजनेस इंटरेस्ट इन फाइनेंस फ्रांस। तो फ्रांस में किस सरकार ने फ्रांस में व्यापारिक हितों को प्रोत्साहित किया था, यानी किसको एनकरेज करना है, बिजनेस इंटरेस्ट को। तो द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी संवैधानिक राजतंत्र ने, द जून मोनार्की यानी जून राजतंत्र ने, मोनार्की ऑफ लुइस 16 यानी लुइस 16 की राजतंत्र ने, या डेमोक्रेटिक मोनार्की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो अगर हम एक्सप्लेनेशन को देखें तो संवैधानिक राजतंत्र सरकार ने फ्रांस में व्यापारिक हितों को प्रोत्साहित किया था। 4 अगस्त 1779 को रात को नेशनल असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। नेशनल असेंबली में सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को विभिन्न संसाधनों, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया था। और इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की क्या रखी गई थी, नींव रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वल्लभ भाई पटेल्स डैश सत्याग्रह वॉज अगेंस्ट द इन्हेंसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। यानी आपको पता होगा कि 1918 में वल्लभ भाई पटेल ने एक सत्याग्रह किया था, वो राजस्व में वृद्धि की क्या था, विरुद्ध था। तो वो कौन सा वाला था, चंपारण, अवध, खेड़ा या फिर बरदौली। तो आप सबको पता है कि चंपारण और खेड़ा किससे रिलेटेड है, हमारे महात्मा गांधी से रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, बरदौली वाला सत्याग्रह। और इसी में इनको सरदार की उपाधि भी मिली थी। तो वल्लभ भाई पटेल का बरदौली सत्याग्रह 1928 में राजस्व की वृद्धि के विरुद्ध था। ब्रिटिश सरकार द्वारा गुजरात के बरदौली जिले में भू राजस्व में 30% की बढ़ोतरी की गई। वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बरदौली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, जो कि भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ था। इनके आंदोलन के प्रभाव से सरकार ने भू राजस्व में वृद्धि घटाकर, देखिए इन्होंने 30% से घटाकर कितनी कर दी थी, 6.03% तक कर दिया। और बरदौली की महिलाओं ने गांधी जी के अनुरोध पर वल्लभ भाई पटेल को किसकी, सरदार की उपाधि भी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द तेलंगाना पेजेंट मूवमेंट। तो तेलंगाना किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इट वॉज स्टार्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यानी इसकी शुरुआत भारत के कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में हुई थी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा,
ये कब स्टार्ट हुआ था? 1942 में। और कब ख़त्म हुआ था? 1951 में। ऑप्शन है हमारे पास ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, या फिर नीदर वन और नीदर टू। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखते हैं, तेलंगाना किसान आंदोलन 1942 में शुरू हुआ और 1951 में समाप्त हुआ था। यह आंदोलन दमनकारी जमींदारों के विरुद्ध किसानों को एक सशस्त्र विद्रोह था, जिससे हैदराबाद के निजाम की निरंकुश सत्ता का समर्थन प्राप्त था। इस किसान आंदोलन का नेतृत्व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने किया। तेलंगाना में सशस्त्र लड़ाई उस समय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पीसी जोशी द्वारा प्रेरित थी। आयोग ने इसका ऑप्शन डी को माना है, जबकि दोनों विकल्प क्या हमारे सही हैं। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेंगे, क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। द डैश ऑफ पेरिस वॉज अ डिक्री विच अबॉलिश द गिल्ड्स एंड एलिमिनेटेड मोनोपोलिस। यानी पेरिस का डैश एक हुक्मनामा था जिसमें गिल्ड्स को समाप्त कर दिया गया और एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी गिल्ड्स और एकाधिकार को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। तो वो क्या था? ट्रीटी यानी संधि, पार्लियामेंट यानी संसद, पॉलिसी यानी नीति, या फिर कम्युनिटी यानी समुदाय। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो पेरिस का संसद एक हुक्मनामा था जिसने गिल्ड को समाप्त कर दिया और साथ ही एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया था। फ्रांसीसी गिल्ड प्रणाली 1774 से 76 में इसके उन्मूलन और बहाली को लेकर हुए आंदोलन के बावजूद 18वीं शताब्दी तक आर्थिक रूप से मरणासन थी। 4 अगस्त 1789 को इसके उन्मूलन के सुझाव के बाद नेशनल असेंबली के सदस्यों ने गिल्ड प्रणाली को इसकी आर्थिक जीवन शक्ति के कारण बरकरार नहीं रखा और अंत 1791 के बाद इसका क्या कर दिया? उन्मूलन कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन 1791 हु रोट अ डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन एंड सिटीजन ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन कम से कम मतलब वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि हर एक मतलब कि शिफ्ट में ये पूछा जा रहा है। तो 1791 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान महिला और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा किसने लिखी थी? ऑप्शन है हमारे पास, डेट इज जर्मन दे स्टॉल ने, ओलंपी दे गैजुज ने, मैरी एंटोनेट ने, या फिर सोफी दे कैंडोर्स ने। तो हमारा देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन है हमारा बी, 1791 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान महिला और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा ओलंपे दे गॉजेस 1748 से 93 में इन्होंने लिखी थी। इन्होंने महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास यह मांग करते हुए घोषणा पत्र भेजा कि इस पर कार्रवाई की जाए। सन 1793 में ओलंपे डी गॉजेस यानी ओलम दे गूज ने महिला क्लबों की जबरदस्ती बंद करने के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना भी की थी और उन पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा भी चलाया गया था, जिसके तुरंत बाद ही उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इन विच ईयर डिड द नोबल्स कन्विंस द किंग टू डिसमिस नेकर आउट ऑफ हिज ड्यूटी। यानी कि जो नोबल्स थे उन्होंने किस साल बोला था राजा को कि नेकर को अपने पद से हटा दिया जाए? 1780, 83, 82 या फिर 1781। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो फ्रांसीसी क्रांति मतलब जब चल रही थी उस टाइम पे उसके शासक कौन थे? लुई 16 ने एक के बाद एक अर्थमंदी बदले मतलब जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, सबसे पहले टुर्गो, फिर नेकर, फिर कैलोन को क्रमशः फ्रांस का वित्त मंत्री बनाया गया। टुर्गो के त्यागपत्र के कुछ माह बाद नेकर को वित्त मंत्री बनाया गया। वह एक बैंकर परिवार का होने के कारण आर्थिक मामलों में दक्ष थे, यानी उनकी फैमिली जो थी वो बैंक फैमिली से बिलोंग करते थे। उसके समय आर्थिक दशा में कुछ सुधार हुए। अमेरिकी युद्ध में जब अंग्रेज हारने लगे तो इसका श्रेय नेकर को जरूर मिला, लेकिन फ्रांस को स्वतंत्रता युद्ध से भाग लेने के लिए उसे भारी ऋण देना पड़ा था। आपको पता होगा कि उसी टाइम क्या चल रहा था?
जो अमेरिकन था वो रिवोल्यूशन चल रहा था, तो फ्रांस ने क्या करा था, अमेरिकन रिवोल्यूशन में उनकी हेल्प की थी, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्रांस के ऊपर और क्या होता है, कर्जा हो जाता है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, तो अब स्थिति बिगड़ती चली गई। लाचार होकर नेकर ने कुलीनों यानी जो पादरी वर्ग या फिर जो नोबल्स होते थे उन पर भी टैक्स लगाने पर, राज्य के व्यय को कम करने पर जोर दिया। इससे उनका विरोध होने लगा और रानी एंटोइनेट ने कंजूस कहकर उसकी निंदा भी की। फलतः राजा ने रानी के प्रभाव में आकर 1781 में नेकर को क्या कर दिया था, पद से हटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इन विच ईयर आर्क बिशॉप ऑफ टूलोसिस रिप्लेस कैलोन, यानी टूलोस के आर्क बिशप ने कैलोन को प्रस्थापित कब किया था, 1782, 88, 84 या फिर 86। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1788 में टूलोस के आर्क बिशप ने कैलोन को प्रस्थापित किया। नेकर के हटने के बाद फ्लरी और कैलोन फ्रांस के वित्त मंत्री बने। कैलोन ने राज्य के घाटे की पूर्ति के लिए ऋण लिए तथा उनसे ब्याज की दर पर बढ़ा दी। ऋण मिलना बंद हो गया था। अगस्त में 1786 में सरकारी खजाना खाली हो गया। कैलोन ने सभा में यह प्रस्ताव रखा कि आर्थिक दशा सुधारने के लिए राज्य के सभी समाज के सभी वर्गों को समान रूप से क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। परंतु सभा के सदस्यों ने कैलोन को मंत्री पद से निकाल देने की मांग की, अतः कैलोन को बर्खास्त कर दिया गया। कैलोन के बाद रानी के कृपा पात्र ब्रीन को 1787 में वित्त मंत्री बनाया गया। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि अन्य स्रोतों से कैलोन को प्रतिस्थापित 1787 में माना जाता है, लेकिन DD+B ने इसको 1788 को इसका क्या माना है, आंसर माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इवेंट डेट इज़ करेक्ट। तो आपसे क्या रहता है, मैच भी पूछ लेता है। तो फर्स्ट क्या है, स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टील 14 जुलाई 1789, मतलब बास्टील के किले को क्या कर दिया था, जिन्होंने गिरा दिया था, वो कब हुआ था, 14 जुलाई 1789 को। यह टेनिस कोर्ट की ओथ जो हुई थी वो 19 जून 1789 को हुई थी। और एग्जीक्यूशन ऑफ लुइस 16 11 जुलाई 1790। तो ओनली सेकेंड, ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड, ओनली थर्ड या फिर सेकेंड एंड थर्ड। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो अगर हम देखें इनकी घटना और इनके डेट को, तो बास्टील यानी जो बेस्टील का किला था उसमें जो अस्थि घुसे थे 14 जुलाई 1789 को। और टेनिस कोर्ट की जो इन्होंने ओथ ली थी वो 20 जून को ली थी। और लुइस 16 को हत्या कब की गई थी, 21 जनवरी 1793 में। उसके कुछ टाइम बाद ही इनकी वाइफ को भी मार दिया जाता है, यानी एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। हु वॉज प्रोक्लेम्ड एज द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान ऑन May 11, 1857 बाय द सिपाही, यानी 11 मई 1857 को सिपाहियों द्वारा किसने हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया गया था। तो ये क्वेश्चन रिलेटेड है हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857 से। तो देखते हैं, वाजिद अली को बनाया गया, मिर्ज़ा मुग़ल को बनाया गया, बहादुर शाह जफ़र को बनाया गया या फिर बख्त खान को बनाया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो 11 मई 1757 को सिपाहियों द्वारा बहादुर शाह जफ़र, जिन्हें हम बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जानते हैं, को हिंदुस्तान का क्या किया गया, सम्राट घोषित किया गया। इससे पहले 10 मई को मेरठ स्थित छावनी की 20 NI तथा LC की पैदल सैन्य टुकड़ी ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से इनकार कर विद्रोह कर दिया था। दिल्ली में 82 वर्षीय बहादुर शाह जफ़र ने बख्त खान के सहयोग से विद्रोह का क्या किया था, नेतृत्व किया था। और 20 सितंबर 1857 को बहादुर शाह ने हुमायूं के मकबरे में अंग्रेज लेफ्टिनेंट WSR हडसन के समक्ष समर्पण कर दिया था। तो इन्होंने समर्पण भी कब कर दिया था, आपका 20 सितंबर 1857 को इन्होंने क्या कर दिया था, किसके सामने। आपसे ये भी पूछ लेता है कि कौन सा रिवोल्ट किसने सरपास किया, किस डेट को किया, तो आप ये भी याद रखेंगे। इन्होंने क्या किया, समर्पण किया। बहादुर शाह को शेष जीवन रंगून यानी बर्मा भेज दिया गया था में निर्वासित, और उनकी मृत्यु भी क्या हुई थी, रंगून में ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। डैश टुक कंट्रोल ओवर लखनऊ एज अ रीजेंट फ्रॉम 1857 टू 1858, यानी डैश ने 1857 से 1858 तक एक राज्य प्रतिनिधि के रूप में लखनऊ पर अधिकार कर लिया था। तो कौन थे वो, रानी अवंतीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल या फिर अबक्का
चौटा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है हमारा बेगम हजरत महल ने 1857 से 1858 तक एक राजप्रतिनिधि के रूप में लखनऊ पर अधिकार कर लिया। लखनऊ में 4 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई थी। बेगम हजरत महल ने अपने अल्पायु पुत्र ब्रिजेश कादरी को नवाब घोषित किया तथा लखनऊ स्थित ब्रिटिश रेजिडेंसी पर आक्रमण किया। लखनऊ के बाद बेगम हजरत महल ने मौलवी अहमदुल्ला के साथ शाहजहांपुर में भी विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। वे सिख पराजित हो गई और भागकर नेपाल चली गईं, जहां उनकी गुमनाम मौत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। हु प्रिपेयर द आउटलाइन ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, यानी भारत 1892 के जो भारतीय परिषद अधिनियम की रूपरेखा किसने तैयार की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड डफरिन ने, लॉर्ड रिपन ने या फिर लॉर्ड डलहौजी ने? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम की रूपरेखा लॉर्ड डफरिन द्वारा तैयार की गई थी और ये 1884 से 1888 तक क्या था? वॉइसरॉय था। नहीं तो यह यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था जिसमें ब्रिटिश भारत में विभिन्न रेलवे परिषदों के आकार में वृद्धि को अधिकार दिया गया था। वॉइसरॉय लॉर्ड डफरिन ने एक समिति की स्थापना और प्रांतीय परिषदों के विस्तार और उनकी स्थिति में वृद्धि के लिए योजना करने की जिम्मेदारी दी थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12। हु वाज द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया फ्रॉम 1899 टू 1905? तो 1999 से 1905 तक कौन था? तो ये आपको याद होगा क्योंकि 1905 में क्या किया जाता है? बंगाल को क्या किया जाता है? विभाजन किया जाता है बंगाल का। ठीक है, तो देखते हैं हम ऑप्शंस को। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड डफरिन? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो 1899 से 1905 तक भारत के वॉइसरॉय लॉर्ड कर्जन थे। इसका पूरा नाम जॉर्ज नेथानियल कर्जन था। यह ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था। अपने ब्रिटिश हितों की रक्षा कुशलतापूर्वक की। शिक्षा के सुधार में उसने 1902 में टॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का भी क्या किया था? गठन किया तथा आयोग की सिफारिश पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय कानून बनाया गया। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1902 में एंड्रयू फ्रेजल के नेतृत्व में पुलिस आयोग की भी क्या की गई थी? नियुक्ति की गई थी। इसके समय में 1999-1900 में भयंकर अकाल के साथ प्लेग की महामारी फैली थी तथा इसके सुझाव पर सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड कर्जन के ही समय में 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का क्या किया गया था? विभाजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इन 1918 महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन अहमदाबाद टू सपोर्ट डैश, यानी जो इनका अहमदाबाद वाला वो था सत्याग्रह, वो किसको सपोर्ट करने के लिए था? फर्स्ट ऑप्शन हमारा मिल वर्कर्स को, दूसरा है पीजेंट्स को, तीसरा है मनी लेंडर्स को या फिर सोल्जर्स को? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर ए 1918 में महात्मा गांधी ने मिल मजदूरों का समर्थन करने के लिए अहमदाबाद में सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन किया। अहमदाबाद के मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद आरंभ हुआ। मिल मालिकों ने मजदूरों को 20% बोनस देने का निर्णय लिया और धमकी दी कि जो यह बोनस स्वीकार नहीं करेगा उसे नौकरी से क्या कर दिया जाएगा? बाहर निकाल दिया जाएगा। गांधी जी मजदूरों को 35% बोनस दिले जाने का समर्थन किया। मार्च 1918 में मजदूर हड़ताल पर चले गए एवं 15 मार्च को गांधी जी खुद भूख हड़ताल पर बैठ गए। इसके अनशन पर बैठने के बाद मिल मालिकों ने सारे मामले ट्रिब्यूनल को सौंप दिया तथा इसमें श्रमिकों को क्या मिला? 35% बोनस मिला। इस तरह आंदोलन समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। डैश बिकम द सॉन्ग ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, यानी कौन स्वदेशी आंदोलन का गीत बना था? सारे जहाँ से अच्छा, एकला चलो रे, वंदे मातरम या फिर जनगण मन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वंदे मातरम।
वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन 1905 का गीत बन गया। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के दिनों में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित आनंद मठ नाम के उपन्यास का वंदे मातरम नाम का यह गीत लोगों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक रहा। कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार यह 1896 में गाया गया। लॉर्ड कर्जन के समय स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी उत्पादों का क्या किया गया, बहिष्कार भी किया गया और उन्हें सार्वजनिक रूप से जलाना, विदेशी सामान वाली कंपनी की ओर से हड़ताल, ये सब बंगाल के सुदूर पूर्व के साथ साथ देश के कई प्रमुख शहरों और बाज़ारों में आम हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरी वॉज एग्जीक्यूटेड ऑन 23 मार्च 1931। तो ये आप सबको काफ़ी अच्छे से पता होगा कि 23 मार्च 1931 में किस रिवोल्यूशनरी या क्रांतिकारी को एग्जीक्यूट यानी फांसी पर चढ़ाया गया था। भगत सिंह को, सुखदेव को। ऑप्शन है हमारे पास ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड, बोथ या फिर नीदर। तो आप सबको पता होगा कि लाहौर षड्यंत्र केस के आधार पर क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। ये तीनों लोग हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य। इन्होंने मिलकर पुलिस अधिकारी जेपी सॉन्डर्स की हत्या की थी। इसके ऊपर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा भी चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। विच एम्पायर वॉज ऑल्सो नोन एज द पुलिसमैन ऑफ यूरोप, यानी कि साम्राज्य को यूरोप के पुलिसकर्मी के रूप से भी जाना जाता है। रशियन एम्पायर को, नॉर्वेन एम्पायर को, आयरिश एम्पायर को या फिर पॉलिश एम्पायर को। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो रूसी साम्राज्य को यूरोप के पुलिसकर्मी के रूप से भी जाना जाता है। फ्रांस में चार्ल्स टेन के निष्कासन और पोलैंड में नवंबर के विद्रोह जो कि 1830 से 31 में रूस के शासक निकोलस प्रथम की विदेश नीति की क्रांतिकारी विचारधारा को स्थापित करना था। निकोलस प्रथम यूरोप का एक वास्तविक पुलिसकर्मी बनना चाहता था और सितंबर 1833 में मुचेग्रेट्स यानी मैनिवो हिदिस्तो ने इस मेटनिट्ज के साथ पुनः फिर से जुड़ गया और कॉन्स्टेंटिनोपल ने बीमार मैन ओटोमन साम्राज्य में उनकी विशाल रुचि यूरोप के विरुद्ध भड़काने के कारण समाप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। द अक्टूबर रिवोल्यूशन इन रशिया वॉज ऑल्सो नोन एज डैश, यानी रूस में अक्टूबर क्रांति के किसके रूप से भी जाना जाता है? फोक स्पादीय क्रांति, बोल्शेविक रिवोल्यूशन या फिर मुसावत रिवोल्यूशन या फिर मोल्डावियन रिवोल्यूशन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। रूस में अक्टूबर क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के रूप से भी जाना जाता है। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राड सोवियत और बोल्शेविक पार्टी की सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। सत्ता पर कब्जे के लिए लियोन ट्रास्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया तथा क्रांति 7 नवंबर को क्या हुई? संपन्न हुई। तो पेपर 2 का जो फर्स्ट वाला पोर्शन 20 क्वेश्चन होता है, ये जो आपके फ्रेंच रिवोल्यूशन, इंडियन में जो रिवोल्यूशन हुआ था 1857 वाले और भी जो रिवोल्यूशन हुए थे और रशियन रिवोल्यूशन, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप इनको जो रिवोल्यूशन हुए थे वर्ल्ड हिस्ट्री में उनको अच्छे से करके जाएंगे। द रशियन रिवोल्यूशन ऑफ 1917 सिम्बलाइज डैश, यानी जो 1917 की रूस की क्रांति हुई थी उसका क्या प्रतीक था? ऑर्गेनाइज स्ट्रगल यानी संगठित संघर्ष था ये, या फिर क्लैरिटी ऑफ पर्सपेक्टिव यानी दृष्टिकोण की स्पष्टता। ऑप्शन है हमारे पास ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड, बोथ या फिर नीदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि बोथ क्या है? सही है। तो 1917 की रूसी क्रांति संगठित संघर्ष और दृष्टिकोण की स्पष्टता का एक प्रतीक है। इस क्रांति के आंदोलन में मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने हड़ताल किया और बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतें भी कर रही थी। 27 फरवरी को शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां अब तक ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी और यहीं से पेट्रोग्राड सोवियत का जन्म होता है। और फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राड की जनता के हाथों में था। अतः अक्टूबर
1917 की क्रांति में संगठित संघर्ष और दृष्टिकोण की स्पष्टता की झलक दिखाई जाती है। तो आपको पता है 1917 में रूस में 2 क्रांतियाँ होती हैं, एक फरवरी क्रांति और एक अक्टूबर क्रांति। फरवरी में क्या किया जाता है, जो राजा होते हैं उनको गद्दी से हटा दिया जाता है, और दूसरा क्या होता है, उसमें दृष्टिकोण की स्पष्टता यानी एक झलक दिखाई जाती है, गवर्नमेंट को स्टेबलाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द रशियन वर्किंग क्लास। तो आपने देखा होगा कि रिपीटिवली रशियन रिवोल्यूशन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो रूसी मजदूर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, नहीं पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वाले अगर हम स्टेटमेंट को देखें, दैट इज इन द 1897 census to 28.4% of the male workers and 57.8% of the female workers of Russia were literate। यानी 1897 की जनगणना में रूस के 28.4% पुरुष और 57.8% जो महिला थी वो कामगर साक्षर थी यानी लिटरेट थे। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, दैट इज इन 1918 44.2% of male workers and 79.2% of female workers were literate। और 1918 में 44.2% कामगर और 79.2 महिला कारगर साक्षर थे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो महिलाओं की परसेंटेज कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। ऑप्शन है हमारे पास ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड, बोथ या फिर नीदर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो 1897 की ऑल एम्पायर रूसी जनगणना विश्व युद्ध के पहले रूसी साम्राज्य में आयोजित पहली और एकमात्र जनगणना थी। रूसी साम्राज्य के लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर निर्भर करती थी। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था। 1896-97 के बीच रूस में कपड़ा उद्योग ने 1902 में मजदूरों द्वारा धातु उद्योग में हड़तालें की गई। 1897 में रूसी साम्राज्य की कुल साक्षर दर 24% थी और 1917 में 7 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या 37.9% पुरुष और केवल 12.5% महिला साक्षर थी। रूसी मजदूर के संदर्भ में दोनों कथन क्या है, सही नहीं है। तो हमारा और हमसे पूछा भी गया था कौन सा सही नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज का हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। दैट इज सोशलिस्ट सोसाइटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी जो समाजवादी समाज की विशेषता क्या होती है। पॉलिटिकल जस्टिस यानी राजनीतिक न्याय होता है, मेंटल जस्टिस यानी मानसिक न्याय होता है, सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय होता है, या फिर कल्चरल जस्टिस यानी सांस्कृतिक न्याय होता है। तो सोशलिस्ट सोसाइटी का क्या होता है, सोशल जस्टिस होता है। तो समाजवादी समाज की विशेषता सामाजिक न्याय है। समाजवाद एक वैचारिक दर्शन और आंदोलन है जिसमें निजी स्वामित्व के विपरीत उत्पाद के उद्योगपति के सामाजिक स्वामित्व वाले वर्चस्व वाली कई आर्थिक प्रणालियाँ शामिल हैं। सामाजिक न्याय एक समाज के अंतर्गत धन, अवसरों और स्वामित्व के वितरण के संदर्भ में न्याय और समाजवादियों का मानना था कि अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज़्यादा अच्छी तरीके से ध्यान दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि किसी भी मतलब की संपत्ति जो है उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए, उसके बजाय पूरे समाज का उस पर क्या हो, नियंत्रण हो। इससे क्या होगा, वो समाज के हित के लिए अच्छा होगा और वो नेशन अच्छे से डेवलप कर पाएगा। तो आज के 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस करें। कल मैं करूँगी क्वेश्चन नंबर 21 से 40 डिस्कस आप लोगों के साथ। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे लगेगा कि इस वीडियो की रेलेवेंस है आपके पास, मतलब इसकी रेलेवेंस है यूट्यूब पर। तो मैं क्या करूँगी, सेशन को कंटिन्यू करूँगी और रेगुलर बेसिस पे आपके लिए वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें जो DT+B TGT सोशल साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें ताकि मैं क्या कर सकूँ, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 20 क्वेश्चन के साथ।